In the chapter on vector atom model, we have learned about to write the notations for the spectroscopic terms. But in that chapter, our discussion was limited to one electron system. आपको हमने बताया था कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। अगर सपोज करिए कि किसी भी एटम में जो भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है हमारे एटम का वह सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से डिटरमिन्ड होता है, देन यू कॉल दैट पर्टिकुलर एटम एज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और वन इलेक्ट्रॉन एटम। लेकिन ऐसा होता कैसे है? देखो, एक्चुअली किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वह डिफरेंट सबसेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर सिर्फ एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा जितना भी इनर इलेक्ट्रॉन्स है वह सब अगर कंप्लीटली फिल्ड सेल्स में है, मतलब जो भी इनर सेल्स या सबसेल्स है वह कंप्लीटली भरा हुआ है, तो वैसी स्थिति में जो कंप्लीटली फिल्ड सबसेल्स का इलेक्ट्रॉन्स है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम 0 होता है। और इस कारण से जो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के निर्धारण में। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल में है केवल उसी के द्वारा सारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिटरमिन्ड होता है। तो एटम्स हैविंग ओनली वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होगा, कैसे लिखेंगे, ये आपने ऑलरेडी पहले सीखा है। लेकिन अब हम लोग एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने जा रहे हैं। अब सपोज करेंगे कि अगर हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही डिटरमिन्ड नहीं होगा बल्कि उसमें अदर इलेक्ट्रॉन्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। इनफैक्ट इन दैट वेरी कंडीशन हाउ वी विल राइट द सिंबल और द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, इस बात को अब हम लोग इन डिटेल सीखने जा रहे हैं। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू डिस्कस द स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ एटम्स। इनफैक्ट इसके रिगार्डिंग हमें दो तरह के कपलिंग की जानकारी होनी चाहिए, जिसे आप कहते हैं एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। लेकिन किस एटम में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का डिटर्मिनेशन एलएस कपलिंग के जरिए करेंगे और किस तरह के एटम में यह डिटर्मिनेशन जेजे कपलिंग के द्वारा होगा, हम लोग पहले उस कंडीशन को सीखने जा रहे हैं। तब इसको जानने के बाद पर्टिकुलर रूप से एलएस कपलिंग के जरिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का निर्धारण कैसे होता है इस बात को सीखेंगे। और अगेन जेजे कपलिंग के जरिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का निर्धारण कैसे होगा, फिर इस बात को सीखेंगे। एक्चुअली ध्यान दीजिए कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के साथ साथ खास करके जो डिफरेंट स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, जैसे आपका नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन टेस्ट होता है या जो प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसके फिजिक्स ऑप्शनल के लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर आप इस चैप्टर में हमारा जितना भी वीडियो आएगा, अगर आप उसको सीरियसली देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने कहा कि टू डिटरमिन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द कपलिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटा। इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के कॉम्बिनेशन को, उसके कपलिंग को हमें ध्यान देना होता है फॉर राइटिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। और दो तरह का यह कपलिंग हो सकता है, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। तो कब हम एलएस कपलिंग को कंसीडर करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के निर्धारण में और कब जेजे कपलिंग को कंसीडर करेंगे, ये हम कैसे समझ सकते हैं, इस लेक्चर में हम एक्चुअली उसी बात को बताना चाहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L और जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2s+1, इसके जरिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब किस तरह का टर्म होगा, अगर इसे जानना हो तो उसके लिए हमें, चूँकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, तो जितना भी हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल रूप से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L होता है और उसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम S होता है, हम इनफैक्ट उस सब को सेपरेटली पहले ऐड करते हैं। जैसे सभी के L को ऐड करो, उससे उस सिस्टम का टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। फिर सबके स्पिन एंगुलर मोमेंटम S को वेक्टोरियली ऐड करो, उससे रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम S मिलेगा। और फिर आप उस रिजल्टेंट को सम अप करते हैं वेक्टोरियली, तब आप उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम J डिटरमिन करते हैं। ठीक है, अब इनफैक्ट इस कपलिंग के दरमियान हमारे सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, या उसका एनर्जी एक्चुअली कहो कि चेंज कितना होगा। एक्चुअली दीज आर चेंजेज इन एनर्जी, या दूसरे टर्म में कहा जा सकता है कि हमारा जो एटम है या आयन है, उस आयन या एटम का जो हैमिल्टोनियन होगा, उस हैमिल्टोनियन में किस किस एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है, उस बात को पहले जानेंगे। एक्चुअली उस एनर्जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या कितना कम कंट्रीब्यूशन है, उसी के आधार पर यह डिसाइड होता है कि हम एक पर्टिकुलर गिवन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का निर्धारण करेंगे तो हम LS कपलिंग को अंडर अकाउंट लेंगे या JJ कपलिंग को अंडर अकाउंट लेंगे। तो उसके पहले हमें ये जानना है कि व्हाट आर द मेन इम्पॉर्टेंट एनर्जी टर्म्स कंप्राइजिंग द हैमिल्टोनियन ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इस बात को जानना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि कोई एटम है या कि कोई आयन है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। अब हमारा जो एटम अथवा आयन है, सपोज कर लेते हैं कि उसमें Z इलेक्ट्रॉन्स है, तो सॉरी नॉट Z प्रोटॉन्स है, ऐसा सपोज करते हैं। एटम अथवा आयन में प्रोटॉन का संख्या कितना है, Z। अब आप जानते हैं कि एक प्रोटॉन का चार्ज हम लिखते हैं +E, और हमारे एटम अथवा आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z के बराबर है। इसलिए उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसे आप न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू +ZE। ठीक है, जहाँ आप जानते हैं कि ये जो Z है, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, लेकिन तब कह सकते हैं जब आपका एटम न्यूट्रल एटम है, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर सेम। ठीक है, अब देखो, अब ये भी सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर n के बराबर है। ठीक है, अब n हमने माना इलेक्ट्रॉन, Z के बराबर नहीं माना है, क्योंकि यह Z के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर जैसा हमने कहा कि हमारा जो एटम है दैट इज ए न्यूट्रल एटम, इट मीन्स आपने उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ है, न्यूट्रल स्टेट में हमारा एटम है, तो आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है। तो इन दैट वेरी कंडीशन n एंड Z बोथ विल बी सेम नहीं, इसलिए हमने मेंशन किया है कि n इज इक्वल टू Z इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। लेकिन अब सोचो कि तुम अपने एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें बचेगा दैट विल बी Z-1। Z था, एक रिमूव हो गया। बाय द वे, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें Z-2 हो जाएगा। इसका मतलब इन केस ऑफ आयन यह जो n है दैट विल बी लेस दैन Z, वह Z से कम होगा। तो n और Z इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, वह डिपेंड करता है कि हमारा एटम न्यूट्रल एटम है या वह आयनिक फॉर्म में है। सो इफ़ द एटम इज इन द फॉर्म ऑफ आयन,
इन दैट कंडीशन n विल बी लेस दैन z। ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा कि जो डिफरेंट सेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस डिफरेंट सेल में जो इनर सेल्स या सब सेल्स कहिए है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को आप कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट ए कोर ऑफ कंप्लीटली फिल्ड सब सेल्स। ऐसा सब सेल जो जिसमें जो रूल है इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन से हमारा सब सेल फिलअप होगा, उस हिसाब से हमारा जो सब सेल है इनर सब सेल्स वह भरा हुआ है मान लो। ठीक है। उसके अलावा जो आउटर सब सेल्स होता है वह पार्शियली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। एक्चुअली जो फील्ड सब सेल्स है, जैसा हमने पहले कहा था, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें प्रेजेंट फील्ड सब सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, अगर वह कंप्लीटली फिल कर रहा है सब सेल को, तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाता है, और इसलिए उसका एटम के या आयन के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के निर्धारण में कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जो पार्शियली फिल्ड आउटरमोस्ट सब सेल्स है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक्चुअली दोज इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन और प्लस आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मिल करके पूरा एटम कंस्टिट्यूटेड होता है। और अगर कोर इलेक्ट्रॉन्स वाला सब सेल्स कंप्लीटली भरा हुआ तो उसका कोई रोल नहीं होगा, है ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के निर्धारण में। ठीक है। अब इस तरह का जो एटम है या आयन है, उसके टोटल एनर्जी की बात करें तो उस स्थिति में उसके टोटल एनर्जी में कौन कौन एनर्जी इंक्लूडेड है होगा, इस बात को हम एट फर्स्ट समझने जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि द हैमिल्टोनियन ऑफ सच एन एटम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन एनर्जी होगा इस बात को देखिए। इलेक्ट्रॉन्स यू नो आर इन मोशन, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन सो द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव काइनेटिक एनर्जी। सो डेफिनेटली हमारे एटम के हैमिल्टोनियन में इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वह इंक्लूडेड होगा, वह टर्म आएगा। So first of all, the first energy contribution is the contribution of kinetic energy of electron in the Hamiltonian of the atom. And what will be that kinetic energy? आप जानते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स। तो करना क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को सिंपली ऐड करना होगा। अब काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, साथ ही साथ आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी केवल पॉजिटिव होता है। सो सिंपली सभी के काइनेटिक एनर्जी को इंडिविजुअली ऐड कर देंगे तो पूरे एटम के इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाएगा। तो मान लो कि हम कोई n इलेक्ट्रॉन में से कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं ith इलेक्ट्रॉन, और उस सारे इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम है, लेकिन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। तो ith इलेक्ट्रॉन का अगर स्पीड मान लिया जाए कि vi के बराबर है, तो ith इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट विल बी हाफ mvi²। ठीक है। अब इसी तरह से सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे तो होल सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको सम अप कर दिया, वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी व्हाट, दैट विल बी k इक्वल टू समेशन ओवर i 1 to n हाफ mvi²। नाउ दिस एक्सप्रेशन यू मे राइट लाइक दिस। आप हाफ mvi² को लिख सकते हैं mvi² ओवर 2m। क्या किया, ऊपर एक m था, आपने स्क्वायर कर दिया तो नीचे एक m से डिवाइड कर दिया। बट यू नो दैट m टाइम्स vi ये क्या है,
दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ith इलेक्ट्रॉन, जिसको pi लिखेंगे. सो दिस विल बी सिंपली समेशन I1 to n pi स्क्वायर ओवर 2m. ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है हमारे सभी इलेक्ट्रॉन का, जो एक हैमिल्टोनियन में आने वाले डिफरेंट एनर्जी टर्म्स में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, अब देखिए, अब आप जानते हैं कि हमारा जो एटम है उस एटम में इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो रहा है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ. और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है Ze के बराबर, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है -e के बराबर. सो देयर विल बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम. अब ऐसी स्थिति में अगर आप सपोज करते हैं कि हम किसी ith इलेक्ट्रॉन की बात करें और न्यूक्लियस से ith इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसको Ri मान लें, तो आप जानते हैं कि यहाँ 2 पॉइंट चार्ज हो गया. एक पॉइंट चार्ज है न्यूक्लियस का चार्ज प्लस Ze, दूसरा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, एंड बोथ ऑफ दिस पॉइंट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस Ri. तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, चूँकि इंटरेक्शन अट्रैक्टिव है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव. And what is that electrostatic potential energy? That will be -1/4 pi epsilon naught Ze into E over Ri. ये तो आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुआ उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया. लेकिन हमारे सिस्टम में तो देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, तो सभी n इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का इंटरेक्शन हो रहा है. इसलिए इसी टर्म को जब सम अप कर देंगे तो न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो जाएगा. सो अगर आप इस टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम न्यूक्लियस प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन्स को VNE सिंबल से डिनोट करते हैं, तो दैट VNE विल बी व्हाट? दैट विल बी माइनस समेशन I1 to n 1/4 pi epsilon naught Ze टाइम्स E over Ri. तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट एनर्जी टर्म है इन द एक्सप्रेशन ऑफ हैमिल्टोनियन ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब ये तीसरा टर्म क्या होगा एनर्जी का, इस बात को जानेंगे. अब हमारे एटम में n इलेक्ट्रॉन्स है और सभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, आप जानते हैं. तो अब इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन आप जानते हैं कि वह रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन की बात करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कर रहा है, इससे इसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा. ऐसे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग म्यूचुअल या रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. ओके, एंड व्हाट विल बी दैट वैल्यू? सिंस this interaction is repulsive, so definitely this potential energy will be positive. अब मान लीजिए कि हम दो इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, एक है हमारा ith इलेक्ट्रॉन और दूसरा है jth इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस Rij. अब ऐसी स्थिति में अगर हम लोग इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें, then what will be that? That will be simply 1/4 pi epsilon naught E times E, that is E square over Rij. नहीं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसमें तो n इलेक्ट्रॉन्स है. अब इसी तरह का पेयरिंग करेंगे और उस सारे पेयर के एनर्जी को ऐड करना होगा, तब यह जो म्यूचुअल और रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वह इस सिस्टम का मालूम हो जाएगा. एंड फॉर दैट अगर आप इस एनर्जी को VEE सिंबल से डिनोट करते हैं तो व्हाट विल बी दैट?
that will be summation I1 to n and summation j1 to n-1। इसलिए यह n-1 सेकेंड समेशन में लिया कि आप एक jth इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लेंगे तो उसका इंटरेक्शन रिमेनिंग से होगा, नहीं रिमेनिंग से होगा, और फिर उसी तरह से एक पर्टिकुलर जे को कंसीडर करने के बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर है वह n-1 है। इसलिए समेशन में हम लिखते हैं I1 to n एंड j इक्वल टू 1 to n-1। तो अब इस एनर्जी को आप कहते हैं रेसिडुअल एनर्जी, या एक्चुअली कहिए कि इसको कहते हैं म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। म्यूचुअल इसलिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच ही इंटरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। यही बाय द वे अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो ये एनर्जी उसमें होगा ही नहीं। ओके, अब एक फोर्थ एनर्जी टर्म भी हैमिल्टोनियन को कंप्राइज करेगा एंड दैट इज कॉल्ड स्पिन कोरिलेशन एनर्जी। इनफैक्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि अगर आप दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिसका स्पिन पैरेलल स्पिन है, सो इफ द टू इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन मतलब हुआ कि अगर पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप स्पिन है तो दूसरे का स्पिन भी अप स्पिन ही है। तो ऐसा जो दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअली दो टू इलेक्ट्रॉन्स रिपेल वन अनदर, एक दूसरे को रिपेल करता है। On the other hand, if the spin of the first electron is up and that of the second electron is down, it means कि एंटी पैरेलल स्पिन वाला दो इलेक्ट्रॉन है, तो इनफैक्ट इस केस में अट्रैक्शन होता है, वह दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सो आई हैव मेंशन्ड इट हियर दैट इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन रिपेल ईच अदर while the electrons with anti-parallel spin attract each other। अब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, रिपल्सन का इंटरेक्शन और अट्रैक्शन का इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन से भी हमारे सिस्टम में एनर्जी डेवलप होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई इंटरेक्शन होगा तो डेफिनेटली इंटरेक्शन एनर्जी डेवलप होगा। तो स्पिन के ओरिएंटेशन के बीच जो यह रिलेशन है उससे इसमें एनर्जी डेवलप होता है एंड दैट वेरी एनर्जी इज कॉल्ड स्पिन कोरिलेशन एनर्जी। डेफिनेटली एक बात आप समझिए कि जब सिस्टम में दो इलेक्ट्रॉन का पैरेलल स्पिन होगा, जिसको आप कहते हैं कि रिपल्सन की घटना होगी, तो ऐसे सिचुएशन में सिस्टम बॉन्ड स्टेट में नहीं आना चाहेगा, वो ब्रेक होना चाहेगा। लेकिन अगर एंटी पैरेलल स्पिन की बात करते हैं, वहाँ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है, तो सिस्टम विल बी इन द बॉन्ड स्टेट। ठीक है, तो इस इंटरेक्शन से स्पिन के बीच इंटरेक्शन से जो एनर्जी डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड स्पिन कोरिलेशन एनर्जी। सो दिस एनर्जी टर्म इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ हैमिल्टोनियन ऑफ आवर सिस्टम। फिर देखिए, इसके अलावा जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है, मतलब वह एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इस दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, इनफैक्ट इस इंटरेक्शन से स्पिन मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी हमारे सिस्टम में डेवलप होता है। अब इनफैक्ट जो स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी है उसको अगर हम डेल्टा ESL सिंबल से डिनोट करें, एक्चुअली डेल्टा लिखने का मतलब है कि ये एक्चुअली चेंज है एनर्जी में। इस जब ये इंटरेक्शन होगा तो पहले से जो एनर्जी है, मेन एनर्जी, उसमें परिवर्तन कितना हुआ उसकी बात कर रहे हैं। सो दिस स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी, दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा ESL and it is given as A times L dot S, A times L dot S। यहाँ जो क्वांटिटी है A, that is called interaction constant। A को क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए, अब इस L dot S का वैल्यू आप क्वांटम नंबर्स के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि when L and LS get combined, we get the resultant angular momentum J। So what is this J? J is the resultant angular momentum
एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जे विल बी इक्वल टू एल प्लस एस। एल और एस का जो वेक्टर सम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, दोनों का वेक्टर सम रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जे के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम इस जे का स्केलर प्रोडक्ट जे ही के साथ ले लें, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? यू कैन सी हियर जे डॉट जे, ओके, जे डॉट जे। Since j is equal to L plus S, so you can write j dot j equal to L plus S dot L plus S। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ध्यान से देखिए, दिस विल बी L डॉट L प्लस S डॉट S एंड प्लस क्या होगा? प्लस होगा L डॉट S अब प्लस S डॉट L, होगा कि नहीं? लेकिन आप जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। इट मीन्स कि एल डॉट एस और एस डॉट एल सेम ही होता है, इक्वल होता है। सो यू कैन राइट दिस 2L डॉट एस। सो द सेकेंड टर्म विल बी 2L डॉट एस। अब हमको L डॉट एस फाइंड आउट करना है, तो आप 2L डॉट एस लिखेंगे। अब देखो j डॉट जे, दिस इज रिटन एज जे स्क्वायर, L डॉट एल दिस इज L स्क्वायर, S डॉट एस दिस इज S स्क्वायर। सो 2L डॉट एस दिस विल बी जे स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। ठीक है, एंड देयरफॉर अगर L डॉट एस निकालेंगे दिस विल बी 1/2। अब आप पढ़ चुके हैं पहले, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा पढ़ते हैं कि ये जो जे स्क्वायर है इसका आइगन वैल्यू क्या होता है? दिस इज जे इंटू जे प्लस 1 टाइम्स एच बार स्क्वायर। आप पढ़े हैं कि नहीं, ये आप जानते हैं। सिमिलरली एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल टाइम्स एल प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर एंड एस स्क्वायर दिस इज एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब इस सारे टर्म में RHS में एच बार स्क्वायर एक कॉमन फैक्टर है, आप उसको कॉमन लेके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब अगर हम इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट करें, डेल्टा ESL जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से डेवलप होगा, देन व्हाट विल बी दैट? आपने देखा था कि ये जो डेल्टा ESL आप लिखते हैं वह किसके बराबर है? तो इंटरेक्शन कांस्टेंट A टाइम्स L डॉट S टाइम्स L डॉट S, अभी आपने देखा है। और L डॉट S आपने फाइंड आउट किया कि दिस इज दिस मच, सो दिस विल बी डेल्टा ESL विल बी इक्वल टू A/2 टाइम्स दिस मच। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि जो हैमिल्टोनियन जो हमारे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या आयन का होगा, उसमें मेनली 5 एनर्जी टर्म कंटेंट होगा, 5 एनर्जी टर्म्स उसमें मौजूद है। लेकिन इस सारे एनर्जी का कंट्रीब्यूशन एक गिवन एटम में अलग अलग होता है। किसी का अधिक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी का कम कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एक्चुअली हाउ मच these energy terms contribute to the Hamiltonian, that decides to write the spectroscopic term of that particular atom। उस जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म अब लिखेंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए, वह इस बात पर ही निर्भर करता है कि आपका इस डिफरेंट एनर्जी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। एक्चुअली इस कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है कि हम किस कपलिंग को कंसीडर करेंगे। 2 तरह का कपलिंग है, LS कपलिंग और JJ कपलिंग। कब LS कपलिंग को हम कंसीडर करेंगे, उसको अंडर अकाउंट लेंगे, किस एटम में LS कपलिंग इफेक्टिव होगा और किस एटम में JJ कपलिंग इफेक्टिव होगा, इसका निर्धारण ये जो 5 एनर्जी टर्म है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है हैमिल्टोनियन में, उसी के आधार पर किया जाता है। तो आप देखिए, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर हम जानना चाहते हैं कि LS कपलिंग हम कब कंसीडर करेंगे, व्हेन वी विल कंसीडर द LS कपलिंग टू डिटरमिन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो आप ध्यान दीजिए इस बात को कि जिस एटम में
एल एस कपलिंग इफेक्टिव होगा या जो एटम एल एस कपलिंग से गवर्न होगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, उसमें होगा क्या, कब एल एस कपलिंग को हम कंसिडर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यह तब कंसिडर्ड होगा जबकि जो रेसिडुअल या जो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा था VEE, अगर उसका वैल्यू लार्ज होता हो, फर्स्ट कंडीशन है। फिर जो स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी है वह उसका भी वैल्यू अगर लार्ज होता हो, ओके, इस दोनों एनर्जी का वैल्यू लार्ज होना चाहिए। और स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी स्मॉल होना चाहिए उसके तुलना में, ओके। और काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपने पढ़ा था न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, दैट शुड बी नेग्लिजिबली स्मॉल। बात समझ में आई कि किस एटम में एल एस कपलिंग इफेक्टिव होगा, एल एस कपलिंग को हम कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए क्या कंडीशन हुआ कि पहला जो दो एनर्जी बताया कि जो म्यूचुअल या रेसिडुअल जो पोटेंशियल एनर्जी है और स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, बोथ एनर्जी शुड बी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी। या दूसरे शब्द में कहते हैं कि यह जो स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक एनर्जी है इसको स्मॉल होना चाहिए और काइनेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। अगर ऐसा है, जिस किसी भी एटम में ऐसी बात होगी, वहाँ पर हम लोग एल एस कपलिंग को कंसिडर करेंगे। बात सुन आ रही है। इनफैक्ट देखा गया है प्रैक्टिस में कि सामान्य तौर पर जो लाइटर एटम्स है वहाँ यह सिचुएशन एग्जिस्ट करता है। इसलिए इन जनरल आप तत्काल यह समझिए कि सामान्य तौर पर लाइटर एटम के केस में फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म वी विल कंसिडर एल एस कपलिंग। एल एस कपलिंग कब किस केस में कंसिडर्ड होगा, लाइटर एटम के केस में। और लाइटर एटम के केस में एक्चुअली होता क्या है, तो आपने देखा कि जो म्यूचुअल या रेसिडुअल पोटेंशियल एनर्जी है और स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी ये बहुत अधिक होगा। तो समझ जाएंगे कि ऐसी स्थिति में हमें एल एस कपलिंग कंसिडर करना है। और जो स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी है वह स्मॉल होगा और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सोचो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अगर ये कंडीशन मिल रहा है जिस किसी भी एटम में, तो सोचो कि वहाँ हमें एल एस कपलिंग कंसिडर करना है और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का डिटर्मिनेशन करेंगे, जो आप आगे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। ये तो हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन बताते हैं कि कब हमें एल एस कपलिंग कंसिडर करना है और कब हमें जे जे कपलिंग। अब देखो, अब दूसरी तरफ वैसा एटम जो जे जे कपलिंग से गवर्न होगा उस केस में क्या होगा। तो जे जे कपलिंग से एक्चुअली वह एटम गवर्न होता है जिस केस में स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी डोमिनेट करता है बाकी जितना भी एनर्जी है। बाकी जो चार एनर्जी बचा उस सारे के ऊपर डोमिनेट करेगा स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी। सीधी सी बात है, नाम से देखो, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी कहते हैं। जे जे कपलिंग को स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि वैसा एटम जिसमें स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी का वैल्यू बहुत ही लार्ज होगा, वह बाकी जो चार एनर्जी है उस सब के तुलना में बहुत लार्ज है, उस सभी पर डोमिनेट करेगा। तो वैसा जो एटम होगा दैट विल बी गवर्न्ड बाय जे जे कपलिंग। और उस केस में हम जे जे कपलिंग को अंडर अकाउंट लेंगे और तब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का डिटर्मिनेशन करेंगे। फिर प्रैक्टिस बताता है कि ये जे जे कपलिंग सामान्य तौर पर किस तरह के एटम में होता है। तो इन प्रैक्टिस ये देखा जाता है कि जो हेवियर एटम्स है जिसका मास नंबर बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है या जो हमारे प्रोटॉन का नंबर है वो बहुत ही लार्ज होगा, वैसा एटम हेवियर एटम कहलाता है। और उस वह जो हेवियर एटम है वह मेनली गवर्न होता है जे जे कपलिंग से। ठीक है, तो इस लेक्चर में जस्ट सोचो कि हमने एक इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड किया है कि जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या आयन के केस में लिखना चाहेंगे
तो उसके लिए आपको दो तरह का इंटरेक्शन कंसिडर करना होगा, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। कब एलएस कपलिंग को कंसिडर करके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का डिटर्मिनेशन करेंगे और कब जेजे कपलिंग को कंसिडर करके यह काम करेंगे, इस कंडीशन को केवल हमने इस लेक्चर में बताया है। अब जब आने वाला जो लेक्चर है वहाँ हम लोग बहुत ही डिटेल एलएस और जेजे कपलिंग को सेपरेटली पढ़ेंगे और उसके आधार पर कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए, इस बात को सीखेंगे। और जैसा हमने आपसे कहा कि पर्टिकुलरली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दीज लेक्चर्स विल बी वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ है। सो टेक दीज लेक्चर सीरियसली एंड एंजॉय इट।